चलिए अब रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान का रुख करते हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री अरुण साहू जी, हमारे राष्ट्रीय श्री शिव प्रकाश जी, हमारे इस क्षेत्र के संगठन मंत्री अजय जम्वाल जी, हमारी राष्ट्रीय महामंत्री और प्रभारी बहन डी पुरंदेश्वरी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल जी, भारत सरकार में मंत्री रेणुका जी, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे विष्णुदेव साय जी, हमारे राज्यसभा में हमारी सहयोगी और पूर्व में महामंत्री रही बहन सरोज पांडे जी, सह प्रभारी नितिन नवीन जी, यहां के सांसद सुनील सोनी जी, हमारे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, रामविचार नेताम जी, धर्मलाल कौशिक जी, हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष पुन्नूलाल मोहले जी, हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, हमारे राजेश मूणक जी, अजय चंद्राकर जी, उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, सभी प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष और हमारे 23,000 बूथों से आए हुए हमारे सभी बूथ अध्यक्ष, यहां उपस्थित बहनों और भाइयों और मेरे मीडिया के, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे छत्तीसगढ़ पुण्य भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। और जब मैं पुण्य भूमि छत्तीसगढ़ की बात करता हूं तो मैं यह भी कहना चाहता हूं, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। मित्रों, जब हम छत्तीसगढ़ में आए हैं तो मैं जय बूढ़ादेव, उसी प्रकार से दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी, मां बमलेश्वरी, कौशल्या मां और कुदरगढ़ी मां और छत्तीसगढ़ के सभी देवी देवताओं को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद देता हूं। हम आज के दिन भगवान बाबा बिरसा मुंडा को भी नहीं भूल सकते, जिन्होंने विदेशियों के खिलाफ आवाज उठाई और हमारे आदिवासी भाइयों को एक आवाज दी। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा को भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, हम जब यहां आए हैं तो महामाया मंदिर को भी और माता जी को भी मैं नमन करता हूं। यह वीर भूमि है। मैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में यहां के वीर नारायण सिंह जी को भी नहीं भूल सकता, जिन्होंने अपना पूरा योगदान किया। उसी प्रकार मैं श्रमिक आंदोलन को, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ऐसे ठाकुर प्यारेलाल जी को भी मैं नमन करता हूं। श्री बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी को भी नमन करता हूं और अपने वीर जवानों को, जिन्होंने 62 में, 65 में और 71 में अपनी जान को जोखिम में डालकर देश के लिए रक्षा में अपने आप को आहूत किया, ऐसे वीर जवानों को भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, जब मैं छत्तीसगढ़ आया हूं तो मुझे पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। और जब मैं पुरानी यादें बोलता हूं तो एक नारा हमेशा लगाता हूं, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। यह मैं इसलिए कहता हूं, कहने के लिए नहीं कहता। मुझे यहां प्रभारी रहने का मौका मिला। मैं 5 साल यहां प्रभारी रहा। कोई जिला नहीं है, कोई विधानसभा नहीं है जहां मुझे कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका नहीं मिला। और उनसे मिलने के बाद मुझे मौका मिला, मैंने 2 विधानसभा के चुनाव लड़ाए,
लोकसभा का चुनाव लड़ाया, भारतीय जनता पार्टी सफल हुई। लेकिन मैं जब ये कहता हूं तो पूरे ठोक बजा के कहता हूं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया। मित्रों, ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आपने जिस तरीके से राष्ट्र में अपने आप को आहूत किया है राष्ट्र के कार्य के लिए, उसको देश भूल नहीं सकता। और आज जब मैं यहां आया हूं तो मैं ये भी गौरव के साथ कह सकता हूं, मैं उस पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और मेरे सामने बैठे हुए वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो छाती ठोक के गौरव से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ अगर राज्य बना तो वो श्रीमान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कारण बना, और भारतीय जनता पार्टी का। हम ये कह सकते हैं कि एक विचार था कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनना चाहिए, और वो देन अटल जी ने दी हम लोगों को। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फख्र से बोल सकता है कि छत्तीसगढ़ का एग्जिस्टेंस, छत्तीसगढ़ जो धरती पर आज राज्य के रूप में है, वह भारतीय जनता पार्टी की सोच का नतीजा है, और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। इसको हमको याद रखना चाहिए। जब मैं अटल जी को याद करता हूं तो मैं ये भी याद करता हूं कि चाहे वो कुशाभाऊ ठाकरे जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी दुर्ग में हो, फिर चाहे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी हो, और फिर चाहे रायपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स रायपुर हो, ये सब कुछ दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है। हम गौरव के साथ बोल सकते हैं। मित्रों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली है। राजनीति की संस्कृति बदल गई। एक समय था जब भूपेश बघेल जैसे लोग भाई भाई से लड़ाते रहे हैं, जब भूपेश बघेल जैसे लोग इलाके को इलाके से लड़ाते रहे, जब जाति के नाम पर वोट मांग करके समाज को खंडित करते रहे, जब भ्रष्टाचार के सहारे लोगों को गुमराह करते रहे हैं। ये मोदी जी की संस्कृति है कि अब किसी को भी जनता के सामने जाना पड़ेगा तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा जनता को कि उसने जनता के लिए क्या किया। और इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी ने रायपुर में, अमृत में हजारों करोड़ रुपए लगा करके स्मार्ट सिटी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 9 स्मार्ट सिटी बनाने का काम हजारों करोड़ रुपए से किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। फिर चाहे वो अंबिकापुर हो, बिलासपुर हो, भिलाई हो, दुर्ग हो, जगदलपुर हो, कोरबा हो, राजगढ़ हो, रायपुर हो, राजनांदगांव हो, सबकी तस्वीर बदलने का काम रमन सिंह जी के सरकार में, उनके नेतृत्व में तस्वीर बदलने का काम चल रहा था। मैं आज आ रहा था, मैंने पूछा ये क्या कौन सी बिल्डिंग है? बोला ये मल्टीप्लेक्स मल्टी स्टोरीड पार्किंग है। मैंने कहा ये कब बना? ये तो हमें पता चला कि बना तो रमन सिंह के जमाने में था, भूपेश के आने से रुक गया है। यानी फुल स्टॉप, ब्रेक लगाने का काम। मैंने पूछा ये स्काईवे, ये स्काई वॉक, बोले ये हमारे टाइम में बन रहा था, आजकल इसका काम रोक दिया गया है और इसको तोड़ने का भी निर्देश देने की बात हो गई है। मैं ठीक बोल रहा हूं रमन सिंह जी? मैं ठीक बोल रहा हूं? अब आप बताइए, ऐसे लोगों को सरकार में रहने देना है क्या? ऐसे लोगों को रहने देना है क्या जो खुद तो स्काई डाइव करे, स्काई राइज करे और दूसरों को
स्काई वॉक से भी रोके। ये कैसे लोग हैं? ये विकास विरोधी लोग हैं। ये नहीं चाहते कि समाज आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि इनका घर भरे। ये चाहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का एटीएम बन करके गरीब छत्तीसगढ़ की जनता को लूट करके कांग्रेस पार्टी का खजाना भरे। ये काम ये करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को रहने देना क्या? आप कांग्रेस का एटीएम बनना चाहते हो क्या? कांग्रेस का एटीएम बनना चाहते हो क्या? आप बताइए, यहां हमारे आदिवासी भाई मारे गए। अभी पीछे संख्या थी 71 आदिवासी भाई मारे गए। और भूपेश बघेल जी केरल में राहुल गांधी जी के साथ ताली बजा रहे। ये स्थिति आकर के खड़ी हो गई। एक परिवार की सेवा में लग गए हैं, छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया है, कोई चिंता नहीं है। और अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने, मैं छाती ठोक के कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो हमने बिलासपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को 200 करोड़ रुपए का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया था और 7 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाए। इतना ही नहीं, ये हम लोग थे जिन्होंने मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में, बड़सर के एरिया में, आदिवासी इलाके में जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज खोला, अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज खोला, रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज खोला, राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज खोला। यह मेडिकल कॉलेज छोटी चीज नहीं होती है। मेडिकल कॉलेज का मतलब है आने वाले 5 साल के बाद गांव-गांव से डॉक्टर निकलेगा और वो इलाके के विकास में अपने आप को योगदान करेगा। और हम यही नहीं रुके हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से काके, महासमुंद, कोरबा, जांजगीर, यहां भी मेडिकल कॉलेज को प्रस्तावना में रखा गया है। हमारी सरकार ने रखा, रमन सिंह जी की सरकार ने रखा। और ये सब जितनी बातें मैं बोल रहा हूं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि भूपेश बघेल को इनकी कोई जानकारी नहीं है। न जानकारी है, न आपकी चिंता है। उसको चिंता है तो एटीएम से पैसा गया कि नहीं, पैसा गया कि नहीं, इसी में उसकी चिंता है। कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 40,000 किलोमीटर सड़क बनी है। 40,000। कोई कांग्रेस का नेता खड़े होकर के बता दे कि कहां कहां उन्होंने कोई सड़क बनाई है। अरे सड़क तो छोड़ो, आपके यहां पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहां बोलते हैं जब सड़क टूट जाती है तो कहते हैं इस पे चेपी लगा दो। अच्छा, पैच। अब देखो, ऐसा है, पैच का जमाना जाने वाला है। अब फुल फ्लेजेड एक तरफा काम कर डालो, पूरे का पूरा सड़क ठीक कर डालो। इस बात को याद रखो मित्रों। अगर मैं बात करूं रायपुर विशाखापट्टनम की सड़क की, 464 किलोमीटर रायपुर विशाखापट्टनम, और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब है, मुझसे कई लोग पूछते हैं, गांव में जाकर के लोगों को बताना, मुझसे कई लोग पूछते हैं मुझे क्या मिला जी, मुझे क्या मिला। मैं सबको पूछता हूं, एक बात बता, 10 साल पहले तुम्हारी जमीन का सर्कल रेट क्या था और आज तुम्हारी जमीन का सर्कल रेट क्या है? बोले जी वो तो 10 गुना हो गया, वो तो 15 गुना हो गया, वो तो 20 गुना हो गया। वो कैसे हुआ 20 गुना? इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल हाईवे दिया, 4 लेन दिया, एक्सप्रेसवे दिया, इकोनॉमिक कॉरिडोर दिया, इसलिए जमीनों के भाव बढ़ गए। इस बात को समझो और विकास करो। उसी तरीके से मां बमलेश्वरी देवी के लिए 43 करोड़ रुपए की प्रसाद योजना में उसका पूरा नवीनीकरण हो रहा है, उसके लिए काम चल रहा है। उसी तरीके से रेलवे लाइन, आप बताइए, रेलवे लाइन और पैसेंजर ट्रेन पहुंचने की व्यवस्था कांकेर डिस्ट्रिक्ट तक की गई कि नहीं की गई? की गई कि नहीं की गई? तो यह विकास की कहानी यह भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता बोल सकता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं बोल सकता, कांग्रेस का नेता भी नहीं बोल सकता। आप बताइए, भिलाई में
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आया कि नहीं आया? आप बताइए, 1100 करोड़ रुपए लगे कि नहीं लगे? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपको कि यह है भारतीय जनता पार्टी, यह है मोदी जी की बदलती संस्कृति। लोगों की सेवा करो, उनके जीवन को उठाओ, उनको आगे बढ़ाओ, उनको मजबूती दो, उनको ताकत दो। इस काम के लिए हम लोग लगे हैं। अगर मैं बात करूं जन औषधि की, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। कैंसर की दवा जो 6,500 की आती थी, वो मोदी जी ने जन औषधि में उसको 600 रुपए में आपको दिलाने का प्रयास हुआ। 600 रुपए ये फर्क ला करके खड़ा किया। और प्रति महीने 1 करोड़ रुपए की दवाई में बचत होती है कंज्यूमर को, यह जन औषधि के माध्यम से होता है। यह भी याद रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, आयुष्मान भारत जहां हम लोगों ने उसमें 11 लाख परिवार को जोड़ा, वहीं यहां पर 36 लाख परिवार को जोड़ा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि केंद्र तो आयुष्मान भारत में अपना हिस्सा भेज देता है, लेकिन भूपेश बघेल एटीएम की किस्त तो भेजता है दिल्ली, लेकिन आयुष्मान भारत में अपना पैसा नहीं डालता है, नहीं डालते। और इसलिए लोगों को पेमेंट नहीं हो रही है। मैं पत्रकार बंधुओं से चाहूंगा, आप इसकी खोज कीजिए, आप पता लगाइए कि आयुष्मान भारत की स्कीमें अन्य राज्यों में कैसी चल रही हैं और यहां पर कैसी चल रही हैं। यहां जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको तकलीफ इस कारण से है क्योंकि प्रदेश सरकार उसमें अपना जो योगदान करना है वो योगदान नहीं कर रही। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसमें भी अगर मैं बात करूं तो लगभग 65,000 करोड़ रुपए 21-22 में दिए गए थे और 1,223 करोड़ छत्तीसगढ़ में दिए गए। ये भी हमको याद रखना चाहिए। सौभाग्य योजना में लगभग 7,50,000 लोगों के घरों में बिजली पहुंचाई है भारत सरकार ने, मोदी जी ने। उज्ज्वला में 33 लाख लोगों को गैस का कनेक्शन दिया गया है। उसी तरीके से स्वच्छ भारत में 33 लाख इज्जत घर बनाए गए, 33 लाख। मैं यहां पर एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से यह बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि जब मैं महिला सशक्तिकरण की बात करता हूं तो जब मैं यहां प्रभारी बनकर के आया तो उस वक्त गांव की महिलाएं हाथ में बोतल या लोटा लेकर सुबह सुबह झुंड की झुंड खेतों की तरफ जाती हुई मैंने देखी है। मैंने वो तस्वीर देखी है, मैंने वो दिन देखे हैं जब यहां की महिलाएं इज्जत से अपने नित्य क्रम के लिए भी उनको सूर्यास्त और सूर्योदय के पहले का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज मोदी जी ने 11 करोड़ इज्जत घर बनाए और उसी में अगर मैं यहां की बात करूं तो 33 लाख इज्जत घर बना करके 33 लाख महिलाओं को इज्जत देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने किया। और 33 लाख महिलाओं के साथ एक एक बच्चा भी होता है। तो आप समझिए कि बच्चों को भी इज्जत के साथ जीने का अधिकार देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। मित्रों, विकास की दृष्टि से बहुत से काम हम लोगों ने किए हैं। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा, आप बूथ पर जाइए, लोगों को एजुकेट कीजिए, लोगों को जानकारियां दीजिए, लोगों को इस बात से बताइए कि एक तरफ यह कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार है जो लूटने में लगी हुई है और एक तरफ हमारी सरकार थी जो दिन रात आपकी सेवा में लगी थी और आपकी तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए लगी। मित्रों, राजनीति सिर्फ कुर्सी पर बैठने का विषय नहीं है, राजनीति गद्दी पर अड्डा जमाने का विषय नहीं है, राजनीति सेवा के भाव से है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है। सत्ता माध्यम हो सकता है, सेवा हमारा लक्ष्य है और सेवा करते हुए लोगों को आगे बढ़ाना यही हमारा लक्ष्य है। कुर्सी हमारा लक्ष्य नहीं है, कुर्सी हमारा माध्यम होगा। यह मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को बताना चाहता हूं। और इसी के साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई एक बहुत बड़े परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई है। आज देखिए, मैं आपको एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं।
हम जम्मू कश्मीर में किससे लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से और पीडीपी से। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो है जो परिवार की पार्टी है, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। पीडीपी किसकी पार्टी है? तो वो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की पार्टी है। आप नीचे चले आइए, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल किसकी पार्टी है? सुखबीर की पार्टी है और उनकी वाइफ की पार्टी है, उनके पिता बादल साहब की पार्टी है, परिवार की पार्टी है। अगर आप और नीचे आ जाइए तो लोकदल परिवार की पार्टी है। आप उससे और नीचे आ जाइए, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का प्रदेश है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा प्रदेश है। भारत चौथे नंबर पर है तो उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर है। किससे हम लड़ रहे हैं? हम समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। कौन है समाजवादी पार्टी? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, परिवार की पार्टी है। आप आगे बढ़ जाइए, बिहार में ये आरजेडी किसकी पार्टी है? लालू की पार्टी है, तेजस्वी की पार्टी है, परिवार की पार्टी है, राबड़ी की पार्टी है। आप उससे आगे बढ़ जाइए, वेस्ट बंगाल टीएमसी किसकी पार्टी है? तो ये बुआ और भतीजे की पार्टी है, पीसी और भाईपो की पार्टी है, ममता और उसके अभिषेक की पार्टी है। आप उससे नीचे आ जाइए, बीजू जी की पार्टी है। उससे नीचे आ जाइए, वाईएसआर जगन की पार्टी है। उससे नीचे आ जाइए, उस साइड में आ जाइए, तेलंगाना, वह भी परिवार की पार्टी है, केशव चंद्रशेखर राव, उनका दामाद, उनका बेटा, उनका पोता, उनके भतीजा, सब टीआरएस मिला के टीआरएस, तेलंगाना राज्य समिति। आप तमिलनाडु चले जाइए, स्टालिन की पार्टी, डीएमके किसकी पार्टी है? शिवसेना अभी जो टूट करके बनी शिवसेना, उसको छोड़ दें तो किसकी पार्टी थी? और उस परिवार के कारण ही टूटी, ये उद्धव की पार्टी थी। यानी आज देश, और ये कांग्रेस पार्टी, ये भूपेश बघेल, ये लोग कोई विचारधारा की पार्टी नहीं चला रहे हैं। ये भूपेश बघेल भी भाई बहन की पार्टी को चला रहे हैं, भाई बहन की पार्टी को, और किसी की पार्टी नहीं है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, आजकल भारत जोड़ो कार्यक्रम में जा रहे हैं। अरे पहले पार्टी तो जोड़ लो। तुम चले हो भारत जोड़ने, पार्टी तुम्हारी टूट रही है। 50 साल जिन्होंने पार्टी में काम किया वो तुमको छोड़ के जा रहे हैं, गुड बाय कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कभी सोचा तुमने? कभी समझा इस बात को? इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आज, हमारी लड़ाई आज वंशवाद के खिलाफ है, और वंशवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, वैचारिक पृष्ठभूमि पर लड़ेगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं रह गई है। मैंने कहा कांग्रेस भी अब भाई बहन की पार्टी रह गई है। इसलिए बूथ के कार्यकर्ताओं, याद रखना, जिनसे आप लड़ रहे हो, ये भी किसी परिवार को पालने के लिए लगे हुए लोग हैं, और इनका भी कोई विचार नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कोई देश सेवा नहीं है, कोई देश के लिए लक्ष्य नहीं है। तेरा वैभव अमर रहे जा मां, हम दिन चार रहे न रहे, ये हम कहते हैं। ये कहते हैं तेरा परिवार सफल रहे, हम दिन चार रहे न रहे, ये इनका स्लोगन है। इसलिए इनको घर बैठाना जरूरी है और यहां बैठे लोगों को काम पर लगाना जरूरी है, इस बात को भी याद रखें। मित्रों, मैं बहुत सी बातें कह सकता हूं, लेकिन आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। यही रायपुर मैं आया, मैं एयरपोर्ट पर उतरा, मैंने पूछा नए रायपुर का क्या हालचाल हो रहा है? उत्तर मिला, वहीं का वहीं रुक गया है। न्यू रायपुर का क्या हो रहा है? वहीं का वहीं रुक गया है। मैंने पूछा आपके खजाने का क्या हाल है? 60,000 करोड़ रुपए का 4.25 साल में उधार लिया है। ये 4 वाक्य वंशज हैं। ऋण लो, घी पियो, मस्त रहो, कोई चिंता नहीं, देश जाए जहां जाना है, प्रदेश जाए जहां जाना है। मैंने पता किया, हमने जब हम अपनी बात करते हैं तो हम कहते हैं हमने एम्स दिया, हम कहते हैं हमने आईआईटी दी, हम कहते हैं कि हमने 5 मेडिकल कॉलेज दिए, हम कहते हैं कि हमने इतने डिग्री कॉलेज दिए, हम कहते हैं कि हमने इतनी सड़कें बनाई, हम कहते हैं कि हमने इतने रेल बनाए। कांग्रेस पार्टी से पूछो कि तुमने क्या किया, पूछिए उनसे कि उन्होंने क्या किया। मैं कह सकता हूं उन्होंने बहुत कुछ किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, किया है। क्या किया है?
ऑनलाइन शराब डिलीवरी। ऑनलाइन दुकान तक भी जाने की जरूरत नहीं है, काम किया है भाई, बहुत बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। ऐसे लोगों को रहने दोगे क्या? ऐसे लोगों को रहने दीजिएगा क्या? महिला शक्ति बताइए, ऐसे ऑनलाइन शराब देने वालों को आप माफ करेंगी क्या? करेंगी क्या? इनको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है, राजनीतिक तरीके से देने की जरूरत है। क्या बना दिया है प्रदेश का, क्या कर दिया है प्रदेश का, क्या हाल बना दिया है? आप बताइए, ये रेत माफिया दंदना रहे हैं कि नहीं दंदना रहे हैं? रेत माफिया दंदना रहे हैं कि नहीं दंदना रहे हैं? ये शराब माफिया दंदना रहे हैं कि नहीं दंदना रहे हैं? आप बताइए, ये कोल माफिया दंदना रहे हैं कि नहीं दंदना रहे हैं? आप बताइए, हर कोयले के ट्रक में इनका कमीशन है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप बताइए, आयरन ओर में इनका कमीशन है कि नहीं है? तो यह कोल माफिया, शराब माफिया, ऑनलाइन डिलीवरी बड़े काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत काम कर रहे हैं, दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। आप बताइए, महिला उत्पीड़न बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? महिला उत्पीड़न बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बलात्कार के केसेस बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं? महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मित्रों, ये क्या हाल बना रखा है। और इसीलिए जब हम कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो हमको उसको करने के लिए ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग शासन में नहीं रह सकते जो महिलाओं का सम्मान न कर सके, जो कानून की रक्षा न कर सके। आप बताइए, क्राइम, अभी हमारे अरुण साहू जी बता रहे थे, दिन दहाड़े चाकू चल जाते हैं, दिन दहाड़े। ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? उसी तरीके से आप बताइए कि विकास का काम ठप है कि नहीं है? विकास का काम ठप है कि नहीं है? मित्रों, मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं कि आपने ऐसे राजनीतिक दल को और ऐसे राजनीतिक नेताओं को और ऐसे राजनीतिक सोच और मानसिकता को, इनको ही आपने ठप करना है, इनको ही आपने घर बैठाना है। और जिस मन तन से हम भारतीय जनता पार्टी वाले छत्तीसगढ़ की सेवा कर रहे थे, वही सेवा आगे लेकर के हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और आप सबके आशीर्वाद से उसको सपने को साकार करेंगे। मित्रों, यहां 23,000 बूथ से लोग आए हैं, मुझे आप विश्वास दीजिए, आप बूथ पर मेहनत करेंगे ना? करेंगे ना? मुझे पीछे से आवाज चाहिए, पीछे से करेंगे ना? गांव गांव में, घर घर जाएंगे ना? अपना संदेश पहुंचाएंगे ना? मोदी जी का संदेश पहुंचाएंगे ना? भूपेश बघेल के काले कारनामे जनता तक पहुंचाएंगे ना? उनको पर्दाफाश करेंगे ना? मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में यहां भी फिर से कमल खिलेगा और अंधेरा छटेगा और आगे विकास होगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। बोले भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय जेपी नड्डा जिंदाबाद। और अब कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं रायपुर के लोकप्रिय विधायक सम्मानित श्री बृजमोहन अग्रवाल जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें। बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी तो